नमस्कार, राम राम, कैसे हो? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सभी भी सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी कर रखी होगी। और देखिए दोस्तों, जो आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों, वो विराम चिन्ह है। और हमने पहला जो वीडियो आया था दोस्तों कि परसों कल अपनी क्लास नहीं हो पाई दोस्तों। क्या है कि थोड़ा जुकाम वगैरह हो गया, तो इसलिए आप भी क्या है कि पूरा ओढ़े पहना रखा करो, क्योंकि हमें लगता है कि सर्दी अब नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जो अपने बोलते हैं कि भोड़ा सी होता है, ही लगता है। तो अपने चल रहा था विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा था कि किसी भी वाक्य को पढ़ने और लिखने के लिए जो हम ऐसे मान लो कि कोई भी वाक्य है, उसको पढ़ने और लिखने के लिए जो ठहराव या रुकाव होता है, ठीक है दोस्तों, या थोड़ा रुकना या पड़ता है, उसके लिए हम जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो आपके विराम चिन्ह होता है। तो मैंने आपको विराम चिन्ह के बारे में कुछ जानकारी दी थी दोस्तों, और 20 मैंने लगभग 19 के समथिंग मैंने आपको बताए थे कि 19 आपके विराम चिन्ह होते हैं, और मैंने इनके चिन्ह भी बता दिए थे, इसकी परिभाषा भी लिखा दी थी दोस्तों। और आज मैं आपको दोस्तों जो आपके दोस्तों है, एक तो मैं पढ़ाऊँगा आपके अपूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों, अपूर्ण विराम को बोलते हैं आपके उपविराम। कौन से बोलते हैं दोस्तों? आपके उपविराम। उपविराम है ना, यानी कि दो आंसू की तरह होता है ना। ठीक होता है दोस्तों। एक होता है आपके अर्धविराम, यानी कि कोमा, अर्ध विराम। ये होता है आपके अर्धविराम। तो अर्धविराम कैसे होता है दोस्तों? आपकी ये होता, देखो, अल्प विराम कैसे होता? छोटा सा कोमा होता है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं आपके अल्प विराम। उसको बोलते हैं आपके अल्प विराम। और पूर्ण विराम आपको सभी को पता है, खड़ी पाई होती है। देखिए दोस्तों, विराम के अंदर जो चिन्ह आपके है ना दोस्तों, वो आपके, देखो, क्वेश्चन बनना है ना, तो दोस्तों आपके चारों से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ये कभी नहीं पूछेगा कि इसके अंदर आपके विराम चिन्ह से जो शुद्ध शब्द है, वो केवल आपको वाक्य शुद्धि के अंदर पूछेगा। इससे मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं पूछेगा कि उपविराम का प्रयोग कहाँ होता है, अल्पविराम का प्रयोग कहाँ होता है। ये आपके वाक्य शुद्धि में देगा। ठीक है, 4 लाइनें देगा आपको, और पूछेगा इनमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है दोस्तों। तो आज मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, ये चारों चीज़, इनसे अगर आपके क्वेश्चन बनेंगे ना, तो मान लो कि यहाँ से आपके 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर है आपके यहाँ से होगा। और ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ से वाक्य शुद्धि के अंदर पूछा जाएगा। इनसे 1% भी आपको ये नहीं पूछेगा कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, बस मैं आपको बता दूंगा। लेकिन केवल आपको अभी ये याद रखना है कि आज हम चारों जो विराम आपके उपविराम है, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, इनके बारे में चर्चा करेंगे। 4 तो ये आपके, देखो, 19 है ना दोस्तों, 19 के अंदर आपको समझने के लिए एक तो ये 4 है। ठीक है दोस्तों। और एक मिल जाएगा आपको, एक तो उद्धरण और या अवतरण। ठीक है दोस्तों, वो जो आपको मैंने लिखाए थे 66 99 वाले, है ना, वो वाले लेके दोस्तों। तो आज सबसे पहले हम जानकारी लेंगे दोस्तों कि अपूर्ण विराम या उपविराम क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो आप भी हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, उपविराम या अपूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों। 4 लाइनें, या आपको मैं इनके अंदर जो मोस्ट चीज़ याद रखनी है दोस्तों, वे मैं आपको बता दूंगा, केवल उसी से याद रखना है। और इसके अंदर दोस्तों क्वेश्चन कैसे आएगा, वाक्य शुद्धि या इसी से पूछा जाएगा। और बहुत जल्द हम प्रश्नोत्तरी शुरू कर रहे हैं 7 बजे, और ये क्लास का टाइम रहेगा अपने 5 बजे। और आपने जो प्यार और स्नेह दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इसी तरह अपने प्यार को बनाए रखना दोस्तों, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। और देखिए दोस्तों, प्रश्नोत्तरी जब मैं लेके आऊँगा ना, तब आपके लिए बहुत धुआं कर दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों। तो आज हम 19वीं विराम चिन्ह पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों आपके अपूर्ण विराम या उपविराम। इसी को बोलते हैं उपविराम या उपविराम। ठीक है। और इसके आगे ब्रैकेट में मैं कोष्ठक में लिख देता हूँ दोस्तों, इसका जो होता है, क्या होता है दोस्तों, आपके 2 आंसू होते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कि अब देखिए दोस्तों, पहली बात, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपके मैं 4 बात लिखाऊंगा, 3 बात लिखाऊंगा। अगर वो बात याद रख ले तो दोस्तों, तो आपका जो ये जो आपके उपविराम या अपूर्ण विराम है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी कि ये कहता है कोई भी निबंध हो दोस्तों, उसका जो शीर्षक होता है ना, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि 2 वाक्य होते हैं दोस्तों, उसको जोड़ने के लिए, उनको संबंध बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और यदि किसी नाटक या कथानक का जो आपके शीर्षक होता है दोस्तों, उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। बस ये 3 बातें याद रख लोगे दोस्तों, तो आपका 100% काम हो जाएगा। और एक बात याद रख लेना कि इसके अंदर सबसे कम रुका जाता है। मैं चारों बातें लिखा रहा हूँ, फिर मैं इसके कुछ उदाहरण लिखाऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप तो मेरे साथ साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों। यानी कि कोई भी नियम
सबसे पहली बात तो ये लिख लो कि इसमें सबसे कम रुका जाता है। इसमें 2-3 दिन से दोस्तों अपने क्लासें ऐसे ही चल रही है। इसमें सबसे कम रुका जाता है, पहली बात तो ये, ठीक है दोस्तों। यानी कि जितने भी 4 विराम है दोस्तों, उसके अंदर सबसे कम इसमें रुकना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, सबसे कम रुका जाता है, पहली बात तो ये, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात ये कहता है कि इसके अंदर कोई भी निबंध या आपके उसका शीर्षक आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों इसके अंदर? आपके निबंध का शीर्षक आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों? आपके निबंध का। आप तो बस मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए दोस्तों, उदाहरण और समझाने की गारंटी मेरी है। निबंध का शीर्षक आ जाए तो भी आपके इसका प्रयोग होता है। निबंध का शीर्षक होने पर, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद देखो 3 नंबर पर देखो, यानी कि जो सम्मानाधिकरण वाक्य होते हैं दोस्तों, जो उनको आपके बीच में संबंध बताते हैं, यानी कि सम्मानाधिकरण जो वाक्य होते हैं दोस्तों, उनके अंदर यानी कि क्या बात करता है ये दोस्तों आपके, यानी कि उपवाक्यों के मध्य उपवाक्यों के मध्य समानाधिकरण। याद रख लेना दोस्तों, किसी भी के पीछे अगर कर्ण प्रत्यय लगता है ना दोस्तों, तो मात्रा हमेशा बड़ी आती है। समानाधिकरण का कोई संयोजक चिन्ह आए, का समानाधिकरण का संयोजक चिन्ह आए, क्या नहीं आए दोस्तों? आपके संयोजक चिन्ह नहीं आए, ऐसे लिख लो, ठीक है। एक बार मैं वापस पूरा का पूरा रिवाइज करवा दूंगा। पहली बात, दूसरी बात, यानी कोई भी निबंध है दोस्तों, उसका शीर्षक आ जाए, यानी कि उपवाक्यों के मध्य समानाधिकरण का संयोजक चिन्ह नहीं हो तो भी इसका प्रयोग किया जाता। और लास्ट बात दोस्तों, आपके इसके अंदर ये चारों बातें हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर रखनी भी है तो केवल एक बात याद रख लो दोस्तों, के अंदर आपके नाटक या कथानकों का संवाद हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? आपके नाटक या कथानकों का, नाटक या कथानक का संवाद हो जाए। तो यानी कि ये दोस्तों, ये जितने भी वाक्य लिखे ना, इसमें सबसे कम रुका जाता है। निबंध या शीर्षक होने पर आपके उप या अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मैंने लाइन पूरी नहीं लिखी है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लिखने से दोस्तों आपको ये लगेगा कि ये चीज़ बहुत हार्ड है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ें हार्ड नहीं है दोस्तों। अगर आप साथ साथ समझोगे ना तो बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी कि आपको ये 4 बात याद रखनी है। यानी कोई पहली बात तो है कि इसके अंदर सबसे कम रुका जाता है, पहली बात तो ये देखो। कोई भी निबंध का शीर्षक होने पर आपके उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उपवाक्यों के मध्य यदि आपके समानाधिकरण जो संयोजक चिन्ह नहीं होते ना दोस्तों, मैं बता दूंगा आपको, जोड़ने वाले चिन्ह नहीं हो तो दोस्तों आपके यहाँ पर अपूर्ण विराम या उपविराम का प्रयोग किया जाता है। नाटक या कथानक जो शब्द आपके जो संवाद होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर भी आपके अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब इसके अंदर मैं हर चीज़ के उदाहरण लिखाऊंगा, आपको 5-7 इसके उदाहरण लिखाऊंगा, बिल्कुल आपको आसाम से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर क्वेश्चन कहाँ से बनेगा दोस्तों, ये चीज़ भी मैं अभी की आपको बता दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कौन सा दोस्तों? जैसे मैंने लिखा आपके छोटा सवाल, फिर आपके दोस्तों आपके उपविराम या अपूर्ण विराम, छोटा सवाल बड़ा सवाल, बस। देखिए दोस्तों, छोटा सवाल बड़ा सवाल, ठीक है। और दूसरा लिखो, भारतीय महिलाएं, देखो भारतीय महिलाएं क्या है दोस्तों आपके, एक मिनट दोस्तों, क्योंकि ये आपके पहली जो लाइन है दोस्तों, वो उसको मैं पूरा कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा हूँ दोस्तों? आपके जल, फिर आपके उपविराम सुरक्षित कल। क्या लिखूंगा दोस्तों? आपके जल, तो ये निबंध है, तो देखो इसका जो शीर्षक लिखेंगे तो क्या लिखूंगा दोस्तों मैं? आपके सुरक्षित कल। क्या लिख दिया दोस्तों मैंने? आपके सुरक्षित कल, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये कोरोना, सॉरी, ये जैसे बीमारी का नाम है, एक ही पेन से लिखता हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी रहेगी। जैसे मैंने आपके लिखा है कोरोना, कोरोना पर कौन सा निबंध लिखोगे दोस्तों? कोरोना। तो इसका जो शीर्षक रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों? आपके एक महामारी है। क्या है दोस्तों? आपके एक महामारी
ठीक है दोस्तों, ये जैसे मैंने आपके 3 चीज़ लिखी है, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये चीज़ें लिखी है दोस्तों। ये इसके अंदर आपके उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, फिर और लिखा मैंने दहेज एक कुप्रथा है। क्या लिखा दोस्तों मैंने आपके, दहेज एक कुप्रथा है। ठीक है दोस्तों, और लिखा मैंने आपके माँ ममता का प्रतिनिधि है, ममता की, ऐसे लिख लो, ममता की प्रतिमूर्ति है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, अब ये देखो नाटक कथानक, ये दो संयोजन वाले चीज जोड़ने वाले आ गए दोस्तों, और ये निबंध वाले शीर्षक वाले आ गए। अब देखो नाटक और कथानक की स्वाद वाली चीज में लिख रहा हूँ दोस्तों। देखो राधा या फिर दोस्तों इसके अंदर आपका ये छोड़ ही दो। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर ये 4 चीज़ें लिखोगे, ये 5 उदाहरण लिखे दोस्तों, इसके अंदर आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, इसके अंदर छोटा सवाल बड़ा सवाल, जल है तो सुरक्षित है, यानी कि ये निबंध है, ये भी क्या निबंध है। दहेज पर निबंध लिखो, माँ पर निबंध लिखो, तो ये जो दोस्तों आपके शीर्षक लिख रहे हैं ना, इसके अंदर आपके उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये जो दोस्तों मेरी जानकारी है, बिल्कुल छोटी सी जानकारी दोस्तों, और इसके अंदर वैसे क्वेश्चन बनता नहीं है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो आपके अल्पविराम से बनेगा, क्योंकि अल्पविराम का प्रयोग 2-3 जगह होता है दोस्तों। तो नंबर 2 पर पढ़ेंगे दोस्तों अल्पविराम। ठीक है, तो आप भी हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों आपके अल्पविराम क्योंकि अल्पविराम का दोस्तों 4-5 जगह प्रयोग किया जाता है ना। तो अल्पविराम थोड़ा मोस्ट हो जाता है, तो अल्पविराम लिखेंगे हम दोस्तों। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी स्क्रीनशॉट उपलब्ध है सुविधा, और यदि आप नोट्स बना रहे हो दोस्तों तो फिर तो काम का मज़ा ही आ रहा होगा। और अगर आप हल्के में ले रहे हो तो इसका आपको नुकसान भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी दोस्तों गर्मी से सर्दी हो गई है। ठीक है दोस्तों, और सर्दी से वापस गर्मी हो गई है, तो देखो ऋतु ही बदल गई है, तो फिर टॉपिक और हर चीज़ भी बदल रहे हैं। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर आता है 2, आपके अल्पविराम। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक वाक्य से जुड़ी हुई जब 2 अन्य शब्द और आ जाए, कौन से दोस्तों, आपके अल्पविराम। नंबर 2 अल्पविराम, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट आपका विराम चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, अल्पविराम। मैं इसके दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ, आप भी कर लेना, क्योंकि पिछली बार PSI में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे एक ही से। तो अभी की भी उम्मीद रहेगी दोस्तों कि यहीं से पूछेंगे, और यहाँ से पूछने का मतलब ये होता है क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके वाक्य शुद्धि में पूछता है, यहाँ से नहीं पूछता है कि इसमें विराम चिन्ह कौन सा है क्या नहीं है, बस इसका प्रयोग पूछता है कि इसका प्रयोग होता कहाँ पर है, बस यही चीज़ पूछता है दोस्तों। वाक्य शुद्ध में पूछते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल जब प्रश्नोत्तरी करेंगे दोस्तों, तब मैं आपको पूरी जितनी भी जानकारी होगी मैं वो आपको प्रश्नोत्तरी में उपलब्ध करवा दूंगा। और अभी जो थोड़ी वाली क्लास चल रही है दोस्तों, इसके अंदर मैं जो भी फैक्ट लिखाता हूँ नोट करके आप उनको बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप अगर इन चीज़ों को अभी छोड़ोगे ना तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, देखो ये क्या कहता है, अल्पविराम। अल्पविराम यानी एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द आ जाए। क्या बात, परिभाषा देखो, यानी कि वाक्य में ऐसे लिखो, जब पूरी परिभाषा लिखो दोस्तों, आसानी रहेगी। जब किसी वाक्य में एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द आ जाए तो हर शब्द के बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों, हर शब्द के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, तथा अंतिम अल्पविराम के स्थान पर तथा अंतिम अल्पविराम के समय अंतिम
विराम के समय, अल्पविराम के समय, अल्पविराम के समय नहीं दोस्तों, स्थान लिख लो। अंतिम अल्पविराम के स्थान पर आपके और शब्द का प्रयोग किया जाता है। और शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, परिभाषा क्या लिखी है कि जब किसी वाक्य में एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द आ जाएं तथा हर शब्द के बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों? आपके अल्पविराम का प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है तथा अंतिम अल्पविराम के स्थान पर आपके और शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपके शब्द युग्म है। ठीक है दोस्तों, चाहे आप BSTC हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे राजस्थान से किसी भी की तैयारी कर रहे हो, आपके युग शब्द जरूर आएंगे। तो आप मुझे क्या बताओगे दोस्तों? एक तो ये और ये एक और, इन दोनों का अर्थ क्या होगा दोस्तों? आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं फिर आपको कल जरूर बताऊंगा, लेकिन बताने में आज ही बताता। लेकिन दोस्तों आप कमेंट, एक भी भाई अगर कोई बहन कमेंट नहीं करता दोस्तों, आज का आपके लिए ये क्वेश्चन है कि और शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा लिख ली और अब हम इसके दोस्तों उदाहरण लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? इसे उदाहरण लिख लेते हैं जैसे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल मैं अभी छोटे छोटे उदाहरण लिखा रहा हूँ और फिर 3-4 चीज़ें इसकी जो मोस्ट होगी वो चीज़ें लिखा दूंगा। क्या लिखाऊंगा दोस्तों मैं आपको? राघव और माधव। क्या लिखा है दोस्तों मैंने आपको? राघव माधव और राघव माधव और राम पढ़ रहे हैं। देखो, राघव माधव और राम पढ़ रहे हैं, ये जो दोस्तों आपकी और आया ना, अभी हमने लिखा कि अंतिम अल्प स्थान के स्थान, अगर मैं यहाँ लगाता ना दोस्तों तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अंतिम जो अल्प विराम होता है ना दोस्तों, उसके स्थान पर हम और शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये और शब्द का प्रयोग हो गया, ये आपके अल्प विराम का प्रयोग है दोस्तों। उदाहरण दूसरा उदाहरण लिखिए, अनवी बाजार से। क्या लिखा दोस्तों हमने? अनवी बाजार से केले के स्थान में हमने लगाया कोमा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अल्पविराम। केले, संतरा, दूध और गाजर लाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये जो अंतिम अल्पविराम है, इसके बाद में हमने और शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, 2 उदाहरण तो ये हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। कौन सी? अब पिछली बार यहाँ से PSI के अंदर यहीं से क्वेश्चन बना था कि दोहरे उद्धरण से पहले अल्पविराम शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, किस विराम शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों? वहां पर ऐसे पूछा गया था कि दोहरे उद्धरण चिन्ह से पहले किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? तो वहां पर उत्तर था आपके अल्पविराम का प्रयोग होता है। तो मैं आपको यहाँ लिखा रहा हूँ, तो लिखिए। पहली बात क्या दोस्तों, आपके दोहरे उद्धरण से पहले क्या लिखोगे दोस्तों? आपके दोहरे उद्धरण दोहरे उद्धरण से पूर्व, बस इतना ही लिखा दोस्तों ना, समझ आना। दोहरे उद्धरण से पूर्व अल्पविराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम का, ठीक है, अल्पविराम का। जैसे उसने कहा, ठीक है दोस्तों। अब उसने कहा, देखो यहाँ मैंने लगाया अल्पविराम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ मैं लगाऊंगा आपकी दोहरा उद्धरण चिन्ह की। मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये दोहरा उद्धरण वापस बंद। ठीक है दोस्तों, अगर मैं लिखना चाहूँ, बाकी दोहरा उद्धरण चिन्ह आपके है दोस्तों, वहाँ मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन केवल इतना याद रखना कि दोहरे उद्धरण से पूर्व, यानी कि दोहरे उद्धरण, देखो ये उद्धरण चिन्ह है आपकी यहाँ पर, यानी कि ये उद्धरण चिन्ह है यहाँ पर, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पहले हो रहा है। तो यानी कि बात भी यही कह रहा है कि दोहरा उद्धरण से पूर्व या पूर्ण दोहरा उद्धरण से पूर्व, पूर्ण नहीं दोस्तों, आपके यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, या पहले दोस्तों आपके अल्पविराम का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, बात नंबर तो 1 ये हुई। ठीक है, इसके बाद देखो, अब देखो कोई भी अभिवादन, नंबर 2 पे दोस्तों लिखिए, कोई भी अभिवादन
वादन हो या समापन हो या फिर आपके दिनांक हो दोस्तों, या फिर आपके दोस्तों पता हो, ये चीज़ें हो दोस्तों, यहाँ पर भी आपके इसका क्या होता है दोस्तों, इसका प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने लिखा आपके आइएगा, क्या लिखा दोस्तों मैंने आपके, आइए, पधारिए, ठीक है दोस्तों, बैठिए, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने लिखा है आपके 11 जैसे आज कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे आपके 18 मार्च 1930, ठीक है दोस्तों, 11 अप्रैल, तो तारीख है ना दोस्तों, तो इससे पहले भी आपके अल्पविराम का प्रयोग हुआ 1840, ठीक है दोस्तों। और जैसे स्थान का नाम लिख देते हैं, जिसमें लिख दिया था आपके जयपुर, लिख दिया मैंने दोस्तों, तो जयपुर के बाद में दोस्तों आपके अल्पविराम का प्रयोग हुआ। जैसे मैंने आपके भीलवाड़ा लिख दिया दोस्तों, या फिर मैंने आपके जैसे मान लो अजमेर लिख दिया, तो इससे पहले दोस्तों आपके अल्पविराम का प्रयोग जरूर होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि पहली बात, दोहरे उद्धरण से पहले भी अल्पविराम का प्रयोग होता है, और दूसरी बात दिनांक, समापन और या अभिवादन या आपके दिनांक, पता, ये शब्द आ जाए दोस्तों, इनके बाद में जरूर आपके अल्पविराम का प्रयोग होता है। अल्पविराम का मतलब होता है कि जब, यानी कि अपने ही किसी वाक्य में, यानी कि एक दूसरे शब्द के दोस्तों आपके पूरक शब्द आ जाए, तो हर शब्द के बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है दोस्तों, और अंतिम अल्पविराम के स्थान पर आपके और शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये तो दोस्तों आपकी छोटी सी जानकारी हुई, और इसके बाद में और भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों, तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट या आप नोट्स बना ही रहेंगे साथ साथ दोस्तों। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ी और जानकारी देना चाहता हूँ, या फिर अपनी जगह बच रही है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपकी जानकारी लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो उसको आप नंबर 1 कर लीजिए दोस्तों, इधर क्रम वाइज हो जाएगा अपने, ये आपके नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, और ये आपके नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या होता है दोस्तों आपके भावी या भाव क्या, जो भाव तिरेती शब्द होते हैं दोस्तों आपके, भावा तिरेक शब्द, कौन कौन से थे दोस्तों आपके, जी, हाँ, नहीं, अतः, एव, ठीक है दोस्तों। भावातिरेक जो शब्द होते हैं दोस्तों आपकी, कौन से शब्द होते हैं दोस्तों आपके, भावातिरेक जो शब्द होते हैं, जी, हाँ, नहीं, अतएव, इनके देखिए दोस्तों, अभी इनका जैसे वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। जी, मैं आपको नहीं जानता, जी, मैं आपको पहचाना नहीं, ऐसे लिख लो, है ना, पहचाना नहीं, ठीक है दोस्तों। और भी कुछ लिख लो, नहीं आपका कार्य, नहीं आपका कार्य या आपका कार्य कल होगा, ऐसे लिख लो, ठीक है दोस्तों। यानी कि भावातिरेक जो शब्द होते हैं दोस्तों, ये भी आपके इसके अंदर आते हैं। और एक अंतिम बचा था दोस्तों आपके वाक्य को अलग करने के बोध में, क्या आपके, या फिर संबोधन के बोध में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नंबर 3 हो गए दोस्तों। तो नंबर 4, यानी कि बस ये 4 ही चीज़ थी दोस्तों। इस 4 ही चीज़ से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपके पिछली पीएसआई में। तो मान लो पीएसआई में पूछा गया, जरूरी नहीं आपके पूछ ले, संबोधन शब्द से बाद में किसका प्रयोग होता है दोस्तों, आपके अल्पविराम का प्रयोग होता है, अल्पविराम का। थोड़ी दोस्तों तबीयत खराब है, तो आप एडजस्ट कर लेना। वैसे हर चीज़ को बिल्कुल डिटेल से समझा रहा हूँ, कोई चीज़ अगर लिखनी नहीं रह गई है तो मैं बोल के बता रहा हूँ। यानी कि संबोधन के स्थान पर भी इसका प्रयोग किया जाएगा, कैसे, जैसे मैंने लिखा था आपके, अनवी इधर आओ, अनवी इधर आओ, ठीक है दोस्तों। राम बाहर जाओ, बाहर निकलो, इसे कर लो ना, बाहर निकलो, ठीक है दोस्तों। तो इन शब्दों के बाद में भी इनका प्रयोग होता है दोस्तों। 3 मैंने आपको 4 चीज़ बताई दोस्तों। अगर ये 4 चीज़ याद रख लेते हो दोस्तों, तो मान लो कि आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि हर बार चांस इसी से होता है कि इससे क्वेश्चन पूछेंगे। अब 2 छोटे छोटे रह जाते हैं दोस्तों आपके, अपूर्ण विराम बोल दो उनको, सॉरी, ये आपके हो गए दोस्तों, अल्पविराम हो गया, अपूर्ण विराम, अर्धविराम हो गया। और अब आपके रह जाता दोस्तों आपके नंबर 3 नंबर 3, उसका नाम आता है दोस्तों के अर्धविराम, ठीक है दोस्तों। यानी कि अल्पविराम से तो ज़्यादा रुका जाएगा और पूर्ण विराम से कम रुकना होता है। बस छोटी सी बात है दोस्तों इसके अंदर। 2 चीज़ याद रख लेंगे दोस्तों, तब भी अपना काम आराम से हो जाएगा। बस
तो दोस्तों, और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो विराम चिन्ह है इन्हीं से दोस्तों आपके क्वेश्चन बन जाए दोस्तों। और ये जो मैंने आपके नोट करवा के और विशेष जो रेड पेन से लिखे हैं दोस्तों, यही मान लो आपके क्वेश्चन है। बस इन्हीं से घुमा फिरा के वो आपके क्वेश्चन करेगा। और हमने बहुत जल्दी प्रश्नोत्तरी होने वाली दोस्तों, उसके अंदर मैं आपको हर चीज़ दे दूंगा वैसे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो अब 3 नंबर पे लिखिए दोस्तों आपके अर्धविराम। अर्धविराम के अंदर मतलब कि यानी कि जब किसी वाक्य में एक वाक्य से जुड़ी हुई बात, एक वाक्य से जुड़ी हुई दूसरी बात की जाए, यानी कि एक वाक्य से जुड़ी हुई बात से दूसरी बात कही जाए, यानी कि जैसे मैंने लिखा आपके कि सवाई माधोपुर के अमरूद बहुत प्रसिद्ध है, तो फिर आपके उसका प्रयोग करके आपके यानी कि अर्धविराम का प्रयोग करके दोस्तों आपके जैसे लिख देंगे कि सोजत की मेहंदी भी अपना विशेष महत्व रखती है। सोजत की मेहंदी भी आपका विशेष महत्व रखती है ना। तो इसके अंदर एक बार इनको मैं पहले ये कंप्लीट हो गया, और अब आप भी हेडिंग लगा लीजिए नंबर 3। नंबर 3 अपना रह जाता है। और अब देखो दोस्तों, इससे पहले भी नहीं क्वेश्चन बना है और अब भी नहीं बनेगा दोस्तों, तो कोशिश करेंगे दोस्तों कि इसको भी अच्छी तरह समझ ले अपन। इसका नाम आता है आपके अर्धविराम। क्या नाम आता है दोस्तों आपके? अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब क्या होता है दोस्तों आपके? क्या, यानी कि इसके मैं आपके ब्रैकेट में इसका चिन्ह बना रहा हूँ, यानी कि ऊपर एक टिप्पणी आती है और नीचे आपके अल्पविराम आता है। यानी कि अल्पविराम से तो ज़्यादा रुका जाता है और आपके पूर्ण विराम से कम रुका जाता है। यानी कि इससे तो ज़्यादा और इससे कम रुका जाता है, यानी कि इससे तो आपके ज़्यादा रुका जाएगा और आपके अल्पविराम से कम रुका जाएगा। ये चीज़ भी आप नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो परिभाषा लिखिए दोस्तों कि जब किसी वाक्य में अल्प विराम से ज़्यादा रुका जाता है, अल्प विराम से ज़्यादा रुका जाता है और पूर्ण विराम से कम रुका जाता है, पूर्ण विराम से कम रुका जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पहली बात इसकी परिभाषा होती है, यानी कि एक बात से जुड़ी हुई दूसरी बात कह दी जाए, यानी इसी यहीं पे लिख लो दोस्तों, एक बात से जुड़ी हुई दूसरी बात कही जाए। बस ये 2 लाइन याद रखोगे दोस्तों। वाक्य में अल्प विराम से दोस्तों आपके ज़्यादा रुका जाता है और पूर्ण विराम से दोस्तों आपके कम रुका जाता है, तथा एक बात से जुड़ी हुई दूसरी बात कही जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर आपके अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे इसके अंदर लिखिए दोस्तों आपके, जैसे मैंने लिखा दोस्तों आपके सवाई माधोपुर के आम बहुत प्रसिद्ध है। क्या लिखा दोस्तों मैंने आपके? सवाई माधोपुर के आम बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सवाई माधोपुर के अमरूद बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात कहेंगे तो यहाँ पर आपके अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग होगा दोस्तों? आपके अर्धविराम, यानी कि एक बात तो पूरी होगी, यानी कि सवाई माधोपुर के अमरूद तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन दोस्तों आपके जो सोजत वाली मेहंदी है दोस्तों, सोजत की मेहंदी, आप भी दोस्तों नौकरी लगो फिर सोजत वाली मेहंदी लगा कर आपकी भी शादी करेंगे, लेकिन सोजत की मेहंदी भी अपना विशेष महत्व रखती है। अपना मेहंदी भी विशेष महत्व रखती है। इतना ही लिख लो दोस्तों ना, विशेष महत्व रखती है। ठीक है दोस्तों, सूरज ढला लालिमा छा गई। क्या लिखा दोस्तों आपके? सूरज
ढला, लालिमा छा गई। सूरज ढला, लालिमा छा गई। लालिमा छा गई। ठीक है दोस्तों, एक वाक्य से जुड़ी जब दूसरी बात की जाती है दोस्तों आपके इसके अंदर ये होता है, क्या होता है, जैसे सूर्योदय हुआ अंधकार हटा, ऐसे लिख लो। सूर्य, क्या लिखोगे दोस्तों आपके, सूर्य उदय हुआ पक्षी चहचहाने लगे। क्या लिखो दोस्तों आपके, एक और लिख लो, सूर्य उदय हुआ पक्षी चहकने लगे, पंछी चहचहाने लगे। ठीक है दोस्तों, 3 मैंने बातें इसके लिख दी दोस्तों। और अब एक अगर मोस्ट चीज लिखना चाहो दोस्तों, तो वाक्य में अगर दोस्तों आपके विरोध प्रदर्शन करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बात इसका लिख लो दोस्तों, वाक्य विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी इसका विरोध प्रकट करने के लिए, यानी कि जो लोग पेड़ को पत्थर मारते हैं, तो भी दोस्तों आपके विरोध की बात की जा रही है। जो लोग पेड़ को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग पेड़ को पत्थर मारते हैं तो भी वह फल देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि विरोध प्रकट किया जा रहा है दोस्तों, तो भी इसका प्रयोग होता है। और एक बात ही है कि आप किसी ने वाक्य में जोर देने के लिए, यानी कि वाक्य में दूसरी बात लिखी ली दोस्तों, वाक्य में जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है, वाक्य में जोर दिया जाता है, तो भी इसका प्रयोग है। जैसे कैसे दोस्तों आपके, मेहनत ही जीवन है। क्या है दोस्तों आपके, मेहनत ही जीवन है। आलस्य मृत्यु है, ऐसे लिख लो, आलस्य मृत्यु है। ठीक है दोस्तों, ये 3 बात आपको याद रखनी है दोस्तों, यानी कि 2 लाइन ये, और यानी कि विरोध प्रकट किया जाए वहां पर आपके अर्थ इसका प्रयोग किया जाता है आपके। और ये जो शब्द है ना दोस्तों, यहाँ पर आपके अर्ध विराम का प्रयोग होता है, यानी कि एक वाक्य से जुड़ी दूसरी बात की जाए, विरोध प्रकट किया जाए या जोर दिया जाए, तो भी आपके दोस्तों आपके अर्ध विराम का प्रयोग होता है। और अब लास्ट रह जाता है आपके दोस्तों आपके पूर्ण विराम, यानी कि जब किसी वाक्य में प्रश्न करने का अर्थ भी, प्रश्न करने का बोध भी ना हो और वाक्य पूर्ण भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, और वहां पर आपके दोस्तों आपके पूर्ण विराम होता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये तीनों बहुत अच्छे समझ में आएंगे दोस्तों। और अब आपका लास्ट विराम रह जाता है दोस्तों आपके पूर्ण विराम, यानी कि खड़ी पाई। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रश्न करने का बोध भी ना हो और वाक्य पूर्ण हो जाए, वही आपके ये कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा है दोस्तों, समझ लेंगे इसको भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। और कल मेरी दोस्तों तबीयत भी थोड़ी ठीक हो जाएगी, तो कल वही जोश और जुनून से। लेकिन दोस्तों चाहे तबीयत ख़राब रहो चाहे कुछ भी रहो, हालांकि मेरी आवाज़ थोड़ी आज धीरी है, तो आप एडजस्ट कर लेना। बाकी आज दोस्तों कंटेंट वैसे बहुत ज़ोरदार है, क्योंकि मैं आपको बता दिया हूँ कि यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन 100% बना था, तो अब की बार भी वाक्य शुद्धि से यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आप इस चीज़ को ढीले में मत लेना। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना जो लास्ट रह जाता दोस्तों, वो 4 नंबर रह जाता था आपके दोस्तों पूर्ण विराम। क्या रह जाता दोस्तों आपके, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों, पूर्ण विराम, यानी कि किसी वाक्य में परिभाषा क्या लिखेंगे दोस्तों आपके, किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में प्रश्न करने का बोध ना हो और वाक्य भी पूर्ण हो जाए। देखो, जब किसी वाक्य में प्रश्न करने का बोध भी नहीं हो और वाक्य भी पूरा हो जाता है, पूरा
हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके जाए हैं, वाक्य भी पूरा हो जाए। बस यही चीज़ लिखोगे दोस्तों, आपके पहले लिखो, पहला ही चीज़ लिख ली दोस्तों उदाहरण के साथ है। उदाहरण नहीं लिखो तो दोस्तों आपके ये लिख लो, मनोज राधा खाना खाती है। देखो दोस्तों, जैसे दो चीज़ नोट करके लिखाऊंगा, वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। एक तो आपके अल्प विराम से बना था और एक आपके पूर्ण विराम से बना था, दोनों क्वेश्चन बने थे। जैसे मैंने लिखा है कि राधा खाना खाती है, और अब लगा दिया दोस्तों मैंने आपके पूर्ण विराम। क्या लगाया दोस्तों मैंने आपके पूर्ण विराम। फिर मैंने लिखा आपके अन्वी स्कूल जाती है या विद्यालय जाती है, विद्यालय जाती है। तो भी वाक्य में देखो दोस्तों आपके पूर्ण हुआ। देखिए दोस्तों, दो उदाहरण से भी आपको समझ में आ जाएगा। और एक और लिख लिए दोस्तों आपके, अर्षित क्रिकेट खेलता है, अर्षित क्रिकेट खेलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, पहली बात इसके अंदर कुछ भी नहीं करनी है आपको, यानी कि प्रत्यक्ष पर्सन के अर्थ का बोध, यानी कि प्रत्यक्ष किसका बोध दोस्तों, अप्रत्यक्ष पर्सन का अर्थ बोध हो। यानी कि क्या बात करें दोस्तों, आपके अप्रत्यक्ष पर्सन हो। ठीक है दोस्तों, उसने कहा भी नहीं। देखिए जैसे उदाहरण लिख दिए दोस्तों, उसने कहा भी नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसे लिख लो, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष पर्सन करने का बोध, उसने कहा भी नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो भी दोस्तों यानी अप्रत्यक्ष पर्सन का अर्थ बोध करवा रहा है, तो भी आपके दोस्तों आपके पूर्ण यानी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाए। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार यानी कोई भी काव्य हो दोस्तों, या दोस्तों दोहा हो, या दोस्तों आपके सोरठा हो, कोई भी काव्य दोहा सोरठा या फिर छंद मान लो, या फिर चौपाई मान लो। ठीक है दोस्तों, चौपाई मान लो। ठीक है, अगर प्रथम पंक्ति होगी दोस्तों, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए, प्रथम पंक्ति पर एक पूर्ण विराम का, दूसरी पंक्ति पर दोस्तों आपके दो पूर्ण विराम का, दूसरी पंक्ति पर आपके दो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रघुकुल रीत सदा चलाई, ये लिख लिए दोस्तों आपके, रघुकुल रीति सदा चली आई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके एक पूर्ण विराम का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके दो पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके मेरे हिसाब से दोस्तों आपके जो ये आपके विराम चिन्ह है दोस्तों, यानी कि अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और उप विराम या ये विराम। देखिए दोस्तों, एक नंबर तो आपके इससे पूछेगा 100%, और एक आपके अल्प विराम से पूछेगा। यही चीज़ अप्रत्यक्ष पर्सन के कर ले, या आपके काव्य दोपाई काव्य हो, या दोहा हो, या सोटा हो, या छंद हो, या चौपाई हो, यानी कि इसके अंदर प्रथम पंक्ति होगी ना दोस्तों, उसके अंदर आपके एक का प्रयोग किया जाएगा और दूसरे में आपके दो प्रयोग का किया जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये आज थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से दोस्तों थोड़ा आवाज़ में कोई दिक्कत हो सकती है, और गले में भी दोस्तों आपके खिचखिच है। तो कल मिलते हैं दोस्तों नए जोश और उत्साह के साथ। देखिए दोस्तों, अब आपके ना समझने वाले जो विराम चिन्ह है दोस्तों वो कम है, और केवल एक ही है, वो उदाहरण है, वो मैं आपको समझा दूंगा बहुत डिटेल से। बाकी दोस्तों आपके पर्सन होगा तो पर्सन का बोध होगा, विस्मय होगा तो विस्मय का बोध होगा, लागू होगा तो आपके वो बिंदु होगा, आपके त्रुटि अंश बोधक होगा, कोष्टक होगा, लोप चिन्ह होगा, वैकल्पिक होगा। तो ये दोस्तों वो तो है ना दोस्तों, जैसा उनका नाम है, जैसा उनका चिन्ह है, वैसा उनका काम है। लेकिन दोस्तों इनके अंदर क्या है कि दो तीन बातें आपको याद रखनी थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल समझाया दोस्तों। तो कल मिलते हैं दोस्तों, फिर बच्चे हैं जिनके साथ आज 4 करवाए दोस्तों, कल मैं आपको 6 करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके 4 वीडियो में ही आपके कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।